हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय सचिन। स्टूडेंट्स, जैसा आप लोगों को पता है, हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। और अब तक हमने 3 क्लासेस मैंने इस लेसन की ले ली हैं। आज हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। तो जो तुम्हारा लेक्चर नंबर 4 है वो मैंने ऑलरेडी सारा का सारा यहाँ पर राइट कर दिया है। राइट करने का रीज़न है भाई, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तुम लोग कई बार कुछ चीज़ें ना साथ में कॉपी में उतारनी पड़ती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। अगर मैं ना लिखूँ तो मैंने सोचा कि आज ऑलरेडी लिख देता हूँ और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को ऐसे प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता देना, मैं पहले की तरह ही कर लूँगा, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का हमारा, वो है इवेपोरेशन। उससे पहले मैं दो चीज़ें आप लोगों को फिर से समझा देता हूँ। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन हमारी कौन सी प्रोसेस थी? फ्यूजन हमारी वो प्रोसेस थी जिसमें एक सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है। समझ रहे हो? फ्यूजन इज दैट प्रोसेस इन विच अ सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड, ठीक है। जैसे आइस थी, आइस किसके अंदर कन्वर्ट हो गई? वाटर के अंदर, लिक्विड वाटर के अंदर, ठीक है। तो भाई मैंने बताया था, जब भी स्टेट चेंज होती है, मतलब जैसे सॉलिड से लिक्विड में वो कन्वर्ट हो रहा है मैटर, उस उस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता। जो हमारा हम हीट सप्लाई करते हैं उसको, वो सारी की सारी हीट कहाँ चली जाती है? उसकी एक तरह से लेटेंट हीट बन जाती है और सिर्फ स्टेट चेंज करती है, टेम्परेचर चेंज नहीं करती। मतलब उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने में हेल्प करती है, बट उसका टेम्परेचर वही रहता है जैसे वाटर का था, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। और स्टेट चेंज हो जाती है, सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, ठीक। तो सारी की सारी हीट हमारी किस में यूज हो रही है? उसकी स्टेट चेंज करने में। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वही है भाई, जितनी हीट उसको लगी स्टेट चेंज करने में, मतलब फ्यूज होने में, सॉलिड से लिक्विड बनने में, वो क्या होगी? उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी? जब वो बॉईल करना स्टार्ट करता है तो उसका टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर उस टाइम पे 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, मतलब उसकी स्टेट चेंज होनी स्टार्ट होती है। उसका टेम्परेचर तब भी 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, ठीक है। तो वो वहां पर जो हमारी हीट सप्लाई कर रहे हैं वो क्या कर रही है? उसको लिक्विड से वेपर के अंदर कन्वर्ट कर रही है, बट उसका टेम्परेचर भी कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक। अब जो हीट उसको स्टेट चेंज करने में वहां पर लग रही है, वही क्या? उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो वहां पर स्टेट चेंज करने में लग रही है वो क्या? हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है? एक बात ध्यान रख लेना, अगर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस है, तो किसके पार्टिकल्स की हीट ज्यादा होगी? टेम्परेचर दोनों का सेम है, बट पार्टिकल्स जो हैं उनकी, उनमें से किसके पास हीट ज्यादा होगी? कौन से पार्टिकल्स के पास हीट ज्यादा होगी? आइस के पार्टिकल्स के पास होगी या फिर वाटर के पास, वाटर के पार्टिकल्स के पास होगी? वो होगी भाई हमारी वाटर के पार्टिकल्स के पास। वाटर के पार्टिकल्स की हीट क्या होगी? ज्यादा होगी। ऐसे ही अगर हम बॉइलिंग वाटर की बात करें और वेपर उनकी बात करें, क्योंकि बॉइलिंग वाटर उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा, और जो वेपर फॉर्म में वाटर है उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा। बट जो हीट है वो वेपर्स के पास ज्यादा होगी, जो वेपर के अंदर पार्टिकल है उसकी, उनके अंदर ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर उनके पास लेटेंट हीट होती है। कौन सी हीट होती है? लेटेंट हीट होती है, जो उनकी स्टेट चेंज करती है, वो उनके अंदर एक तरह से स्टोर हो जाती है, ठीक है। क्लियर है ना? तो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, water particles at 0 degree Celsius has high amount of heat as compared to ice particles, ठीक है। सेम वे में particles of vapors has large amount of heat as compared to बॉइलिंग वाटर पार्टिकल्स, ठीक है। बॉइलिंग वाटर के पार्टिकल से ज्यादा हीट किसके पास होगी? वाटर वेपर्स के पास होगी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि वो उनकी लेटेंट हीट उनके अंदर स्टोर हो जाती है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे लास्ट टॉपिक पर, और वो क्या है? इवेपोरेशन। इससे पहले मैं एक बात और बता देता हूँ, मैटर के पार्टिकल हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। ये हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। मतलब वो, अगर ये पार्टिकल्स हैं, मैटर के पार्टिकल्स हैं, इधर उधर वो क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। मतलब वो रेस्ट पर नहीं होते, हमेशा किस में होते हैं? मोशन में। तो सभी की जो स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी है, मैंने क्या कहा था? काइनेटिक एनर्जी एक टर्म बताई थी। सभी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि सभी की स्पीड अलग है। स्पीड के ऊपर काइनेटिक एनर्जी टोटली डिपेंड करती है, कितनी स्पीड से वो मूव कर रहा है। वो जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, सारे के सारे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अलग अलग होती है। इस चीज को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने रिकॉल करा दिया। आते हैं हम इवेपोरेशन में। व्हाट डू यू मीन बाय इवेपोरेशन? इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर कोई सब्सटेंस, व्हाट,
इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्ट वेपर्स में, विदाउट बॉइलिंग। जैसे हम अगर वाटर को बॉयल कर रहे हैं, वाटर को गर्म कर रहे हैं, तो पहले उसमें बॉयल होगा, उबलना स्टार्ट करेगा, उसके बाद उसकी भाप बनकर उड़नी स्टार्ट होगी। ठीक है, दैट इज नोन एज वेपराइजेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन बोलेंगे। लेकिन अगर वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, बिना बॉयल हुए, बिना उबले अपने आप भाप बनकर उड़ जाएं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन। क्या बोला जाता है, इवेपोरेशन। सपोज करो, एग्जांपल देते हो, तुम सब सोचोगे कि भाई वो बॉयल भी नहीं हो रहा और वेपर्स में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, बिना बॉयल हुए वाटर के वेपर के अंदर कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं। हम कपड़े सुखाते हैं, मान लो मेरी शर्ट गीली होगी, मैंने इसको क्या किया, धूप के अंदर डाल दिया, तो थोड़ी देर बाद ये सूख गई। कैसे सूखी, जो इसके अंदर वाटर प्रेजेंट था वो कहाँ गया, जो मेरी शर्ट के अंदर वाटर प्रेजेंट था वो कहाँ गया, एक्चुअली में वो क्या हो गया, उड़ गया। कैसे उड़ गया, भाप बन के उड़ गया। क्या हो गया, भाप बन के उड़ गया। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर समझा दूंगा कैसे होगा, कैसे होता है, अभी सिर्फ एग्जांपल से। ठीक है, तुमने कई बार देखा होगा, जैसे एक तो यही एग्जांपल हो गया कि वही जो हमारे वेट क्लोथ्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ऐसे ही अगर हमारा फर्श है, फर्श भी क्या हो जाता है, थोड़ी गीला है, पोछा वगैरह मारा है, थोड़ी देर फैन ऑन कर दो, वो क्या हो जाता है, पानी वहां से गायब हो जाता है, कहाँ चला जाता है वो। ऐसे डेली लाइफ के एग्जांपल्स आप लोग सोच सकते हो, जहां पर पहले वाटर था लेकिन थोड़ी देर बाद वो वाटर वहां से गायब हो गया। ठीक, इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बॉइलिंग नहीं हो रही, यहाँ पर कोई भी बॉइलिंग नहीं होती, लेकिन जो हमारा वाटर है फिर भी वेपर के अंदर चेंज रहता है। इसी प्रोसेस को क्या बोला है, इवेपोरेशन। और जैसे एग्जांपल हमारा ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स, जो हमारे गीले कपड़े हैं उनका सूखना किसका एग्जांपल है, इवेपोरेशन का। ठीक है, अब देखो होता कैसे है ये, मैंने कहा मैटर के पार्टिकल्स है, सभी की स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है। सभी की स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है। मान लेते हैं भाई, ये मान लो हमारा वाटर है किसी बकेट के अंदर, और क्या कहते हैं, उसकी बकेट के अंदर जो वाटर है उसके पार्टिकल्स, मैंने बता दिया भाई, मैटर के पार्टिकल्स अलग अलग स्पीड से मूव करेंगे। अब उसकी मान लेते हैं जो अपर लेयर है ना, अपर लेयर मतलब बिल्कुल ऊपर का जो पानी हमको दिख रहा है अपर सरफेस पे, वहां के जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। अब देखो, हमने वेपराइजेशन पढ़ा, क्या था कि भाई जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी गेन करके क्या हो जाती है, मतलब जिनकी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, वो उस वाटर सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ये कंसेप्ट काम करता है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं। समझ रहे हो, बॉइलिंग के टाइम पर क्या होता है, वाटर के पार्टिकल्स इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं, इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो अपनी जो सरफेस है ना, और जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स है, मैंने ये भी बताया था अभी, हमेशा पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, किसी में स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, किसी में वीक फोर्स होती है। तो जब ये अपर सरफेस के पार्टिकल्स ज्यादा इनकी एनर्जी हो जाती है, तो एक तरह से जो दूसरे पार्टिकल के साथ जिस फोर्स से बंधे हुए हैं वो फोर्स कमजोर पड़ जाती है। समझ रहे हो, इनकी एनर्जी हाई हो गई, तो जिन पार्टिकल से ऐसे बंधे हुए हैं ना, उन पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स है वो कमजोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से इन्हें उन पार्टिकल से दूर जाना इनके लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। क्लियर है, इन पार्टिकल्स के लिए उन दूसरे पार्टिकल से अलग होना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। सेम काम होता है इसी में, इवेपोरेशन में। शर्ट मैंने अपने जो रस्सी है तारा उस पर सुखा दी, अब जो धूप है, सनलाइट है, सनलाइट से जो इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होगा शर्ट के अंदर, सनलाइट को वो पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करेंगे, कर लिए एब्जॉर्ब। अब जैसे ही इनकी एनर्जी हाई हो गई, इन पार्टिकल्स की, जो इन वाटर पार्टिकल की जो मेरी शर्ट के अंदर प्रेजेंट है, शर्ट में प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, जो और पार्टिकल्स हैं उनमें से उनके साथ जो उनका फोर्स है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अब उनका जो फोर्स वीक होता है, उस फोर्स वीक होने की वजह से वो इजिली वहां से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, वेपर बन के। ठीक, अब समझो, हमने बताया भाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। मान लो ये पार्टिकल है, ये इतनी हीट गेन कर लेगा कि जो और पार्टिकल्स है इसके आसपास उनको छोड़कर बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये तो पहले लिक्विड में था, अब किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में। और लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए इसको क्या चाहिए,
लेटेंट हीट चाहिए, और कितनी, वेपराइजेशन, मतलब वेपराइजेशन के लिए जितनी लेटेंट हीट चाहिए उतनी इसके पास लेटेंट हीट होनी चाहिए। मतलब जो शर्ट के अंदर जो हमारे वाटर पार्टिकल्स हैं वो सनलाइट से इतनी हीट एब्जॉर्ब करे कि वो हीट किसके इक्वल हो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के इक्वल हो। दोबारा समझते हैं, मेरे ख्याल से समझ नहीं आया शायद, ठीक है। ये पार्टिकल्स हमारे बहुत सारे आपस में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे हुए हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड वाटर के, ठीक है। अब हमको पता है अगर इनको लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना है तो हम एक प्रोसेस का हमको पता है भाई, अगर वो बॉयल कर रहा है तो वेपराइजेशन होती है। और वेपराइजेशन कैसे होती है, जो पार्टिकल्स हैं वो हीट गेन करते हैं। कितनी हीट गेन करते हैं, उनकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के इक्वल वो हीट गेन करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। सेम काम यहाँ पर होगा। मान लो ये शर्ट के अंदर वाटर प्रेजेंट है हमारा, शर्ट के अंदर, तो जो सनलाइट आ रही है उससे ये हीट एनर्जी गेन करेंगे। हीट एनर्जी गेन करने से जो इनके बीच की फोर्स है वो वीक हो जाएगी। वीक होने से ये क्या हो जाएंगे, आराम से बाहर निकल जाएंगे, स्टेट चेंज कर लेंगे। और स्टेट कब चेंज करेंगे, जब इनको इतनी हीट मिल जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो आप लोग इसको मेरे से दोबारा पूछना कमेंट में। नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़े चाहे मैं बना दूंगा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए। इस मतलब इसके खत्म होने के बाद मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये चीज समझाता हूँ, ठीक। अभी के लिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो इवेपोरेशन हमारा कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, कौन कौन सी चीजें उसको अफेक्ट करती है। सबसे पहले सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब है एरिया। एरिया का सिंपली मतलब हमको पता है भाई, एरिया क्षेत्रफल की कितना उसका एरिया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन होगा। क्योंकि देखो हम कपड़े सुखाते हैं तो कैसे सुखाते हैं, उसको फैला देते हैं ना कपड़े को, या एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, फैला देते हैं। क्यों फैला देते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया है एनर्जी गेन करे, उसमें जो पार्टिकल्स एनर्जी गेन करे और वेपर बनकर उड़ जाए, ठीक है। इसीलिए जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा हमारा क्या होगा, उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन भी होगा। सेकंड इज टेम्परेचर, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन कम होगा या ज्यादा होगा। अब टेम्परेचर जितना बढ़ता जाएगा उतने ही पार्टिकल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे और वेपर बन जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ने से भी इवेपोरेशन क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है बता चुका हूं मैं तुमको 7th क्लास में, फिर से बताते हैं। ह्यूमिडिटी होती है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एटमोस्फियर। अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर मतलब हमारे वातावरण के अंदर कितनी नमी है, हमारे वातावरण के अंदर कितनी नमी है वो क्या होती है, उसको हम मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी की टर्म में, ठीक है। अब देखो अगर शर्ट मेरी सूख रही है धूप के अंदर, लेकिन धूप नहीं है, वहां पर नमी है बहुत, मतलब एक तरह से मान लो बारिश होगी, बारिश होने के बाद छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर के अंदर रह जाती है, मतलब वहां पर जो ह्यूमिडिटी होती है उस केस में बढ़ जाती है, ठीक है। अब जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर पहले से ही बहुत ज्यादा नमी प्रेजेंट है, तो जो मेरी शर्ट की नमी है, इसका मॉइस्चर है, वो वहां पर नहीं जा पाता एटमॉस्फेयर के अंदर। समझ रहे हो कि अगर एक चीज मान लो इस कमरे में बहुत ज्यादा, मैं कई 10 इंसान को 20-50 इंसानों को भर देता हूँ तो इसमें और इंसानों के आने की जगह नहीं रहेगी। सेम वे में अगर एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट है, नमी प्रेजेंट है, तो मेरे शर्ट की जो नमी है वो भी नहीं जा पाएगी, तो ये नहीं सूख पाएगी। आप लोग सपोज कर सकते हो कि जैसे हमारा जो हमारी विंटर्स होती हैं, विंटर्स में क्या हो जाता है, विंटर्स में ज्यादा ठंड होती है तो वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से कपड़े बहुत ही लेट सूखते हैं हमारे, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट इज विंड स्पीड, कि हवा की जो गति है, स्पीड है, वो कैसे अफेक्ट करती है इवेपोरेशन को। पता है भाई अगर तेज हवा हो तो कपड़े इजीली सूख जाते हैं, क्योंकि जो वाटर वेपर्स, जो वाटर पार्टिकल्स है उनको हवा अपने साथ बहा ले जाती है, अपने साथ बहाने से जो और पार्टिकल्स है उनको स्पेस मिल जाता है बाहर निकलने के, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं, इन चीजों को ध्यान रखना। अब एक और फिनोमेना आता है भाई, कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन, की इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है, ठीक है। कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल है जैसे स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन द रूफ। हम क्या करते हैं, कई बार गर्म दिन है हमारा, पूरी गर्मी हो रखी है, तो हम ऊपर पानी छिड़क देते हैं छत पे, ठीक है। इससे क्या होता है, थोड़ा सा ठंडा सा हमको एहसास होता है। और देखो चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले वाले को डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, मान लो हमने
जो क्या कहते हैं, छत के ऊपर पानी छिड़क दिया, ठीक है। अब छत तो गर्म, हमारी गर्मी की वजह से हमने इसके ऊपर पानी छिड़क दिया, ठीक है। अब होगा क्या, जो मैंने पानी छिड़का है ना वहाँ पर, उसके जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स हैं, वो क्या करने वाले हैं, वो करने वाले हैं ये छत से हीट एनर्जी गेन करेंगे। छत से क्या करेंगे, हीट एनर्जी गेन करेंगे, ठीक है। हीट एनर्जी गेन कितनी करेंगे, वेपराइजेशन के इक्वल, ठीक है। और क्या बन जाएंगे, वेपर बनकर उड़ जाएंगे, ठीक। अब उस छत से उन पार्टिकल्स ने क्या कर ली, वाटर पार्टिकल्स ने हीट गेन कर ली। इसका मतलब क्या हुआ, छत के पास कम हीट रह गई, समझ रहे हो। अगर मैं आप में से कुछ, मान लो आपके पास 10 रुपीज है, 50 रुपीज है, मैं 50 में से 20 ले लेता हूँ, तो कितने रह गए, 30 रह गए आपके पास। सेम वे यहाँ पर, अगर हीट ज्यादा है छत के पास, तो मैंने वाटर डाला, तो वाटर के पार्टिकल्स ने छत में से हीट ले ली हीट, और छत में से अगर हीट ले ली, छत में कम बच गई, और हीट कितनी लेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के इक्वल, और क्या हो जाएंगे, वेपर बनकर उड़ जाएंगे। क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो भाई, एक तो स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन द रूफ सनी डे में, और दूसरा कूलिंग ऑफ पाम ड्यू टू एसीटोन। एसीटोन भाई एक केमिकल होता है जो लैब के अंदर हमको इजीली मिल जाता है। हम क्या करते हैं, उसको अगर अपनी हथेली पे डालते हैं तो हमारी हथेली बिल्कुल ठंडी हो जाती है। हमारी हथेली क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। उसका ठंडा होने का रीजन क्या है, ठंडा होने का रीजन यही है कि जैसे हमने उसको हथेली पे डाला, तो एसीटोन के पार्टिकल्स, इस केमिकल के पार्टिकल क्या करते हैं, हमारी हथेली में से या फिर आसपास के एटमॉस्फेयर में से, हमारी हथेली की बात करेंगे, वो क्या करते हैं, हमारी हथेली में से हीट एनर्जी निकाल लेते हैं। एक तरह से हथेली में से क्या कर लेते हैं, हीट एनर्जी गेन कर लेते हैं। और हीट एनर्जी गेन करने से जो हमारी हथेली की हीट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे हथेली ठंडी हो जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया मुझको मेरे ख्याल से। अच्छा, ये दो क्वेश्चन है हमारे, वाई शुड बी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हमको गर्मियों के टाइम में कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए, हमको गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए, ठीक है। अब देखो, हमने कॉटन क्लॉथ्स पहनने हैं, अगर हम मान लो मोटे कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ नहीं पहनते या फिर फाइबर के कपड़े पहनते हैं गर्मियों के, तो हमको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, ठीक है। इसका रीजन यहाँ से निकालते हैं कि भाई कॉटन क्लॉथ हमको कंफर्टेबल क्यों फील कराता है गर्मियों में। जैसे अब गर्मी चल रही है तो हम कॉटन क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए भाई, इसकी वजह से, इवेपोरेशन की वजह से। हमको पता है भाई गर्मियों में होता है कि हमको ज्यादा पसीना आता है, स्वेट है जो हमको बहुत ज्यादा आता है। तो स्वेट होने से क्या होता है, हाँ, जैसे तुमने देखा होगा, स्वेट पसीना आ गया, थोड़ी सी हवा चली तो हमको बहुत ठंडा सा फील होता है ना। इसका रीजन क्या है, एक्चुअल में जब हमारी बॉडी में से स्वेट निकलता, पसीना निकलता है, तो जो स्वेट के पार्टिकल्स हैं हमारी बॉडी में से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या करते हैं, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने से होता क्या है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक तरह से थोड़ा सा लोअर पड़ जाता है। तो भाई, जो हमारा पसीना एक तरह से स्वेट है, और जो वाटर निकला है स्वेट की फॉर्म में, वो हमारी बॉडी में से एनर्जी को क्या कर लेता है, निकाल लेता है एक तरह से, और हमारा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा लोअर पड़ जाता है, और हमको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है। और जो कॉटन है, कॉटन क्या है, जो वाटर है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। जो हमारी बॉडी में से वाटर निकल रहा है ना, कॉटन क्या करेगा, उसको इजीली अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने से जो वाटर हमारा कॉटन के अंदर आया है, वो एटमोस्फियर के साथ अच्छे से कॉन्टेक्ट में, ठीक है। और इजीली क्या होता रहेगा, वो इवेपोरेट होता रहेगा, मतलब इवेपोरेशन होता रहेगा। ऊपर पसीना निकला बॉडी से, पसीना हमारी शर्ट में एब्जॉर्ब हुआ, मान लो ये कॉटन की शर्ट है, किसमें, इसमें जो स्वेट है वो एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। अब ये जो स्वेट है वो क्या करेगा, बॉडी में से हीट निकालेगा, और कितनी हीट निकालेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के इक्वल। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा। शर्ट क्या करेगी, एक तरह से इजी रूट प्रोवाइड करेगी हमारी स्वेट के लिए और एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है, ताकि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, और जो हमारा स्वेट है वो बॉडी में से हीट निकालता रहे, और वेपर्स उसके बनकर बाहर निकलते रहे। क्लियर है, मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है। एक और एग्जांपल हमारा, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन कोल्ड टम्बलर। तुमने देखा होगा कई बार, हमारे पास, मान लो गर्मियों की बात करते हैं हम, ठीक, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ठंडा पानी है, ग्लास, ठंडे पानी का ग्लास है, उसको मैंने रख दिया, या फिर तुम कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आते हो,
शॉप से। तो होता क्या है, थोड़ी देर बाद उसके चारों तरफ वाटर ड्रॉप, मतलब वो ऐसा लगता है जैसे पानी उसमें से बाहर निकल गया, उसके चारों तरफ ऐसे पानी हो जाता है। समझ रहे हो बात को? उसके चारों तरफ वाटर ही वाटर हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में होता क्या है, जो ग्लास के चारों तरफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, एक तरह से हम कहें वहां पर एक तरह से वाटर वेपर प्रेजेंट है। क्या है? वाटर वेपर प्रेजेंट है। अब जो वाटर वेपर प्रेजेंट है हमारे किसके आसपास, ग्लास के आसपास, वो जैसे ही ग्लास के साथ कांटेक्ट में आते हैं अपनी हीट को लूज कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है वेपर्स की हीट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड। ठीक है, तो जैसे वो ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं, ये हमारा ग्लास रखा हुआ है, ठीक है, ग्लास के चारों तरफ क्या है, वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो वो वाटर वेपर जैसे ही इसके कांटेक्ट में आते हैं ठंडे पानी के, वो क्या कर लेते हैं, अपनी हीट को लूज कर देते हैं। जैसे हमको पता है ना, अगर कोई गर्म चीज है ठंडी चीज के साथ कांटेक्ट में आते ही जो हमारी गर्म से चीज से ठंडी चीज में हीट जाने लग जाते हैं, हीट फ्लो हो जाती है। जैसे मैं इसको यहाँ से गर्म करता हूँ, लोहा है मान लो, ये तो नहीं होगा, मान लो मेरे पास आयरन रोड है, मैं उसको एक साइड से गर्म करता हूँ तो वो ऐसे दूसरी तरफ भी चली जाती है। ठीक है, तो सेम काम यहाँ पर होता है। ये वाटर वेपर है और ये एक तरह से हम कह सकते हैं कोल्ड वाटर है इधर। तो यहाँ से जो हीट है लूज होना स्टार्ट होती है और ठंडे की तरफ मूव कर जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो आसपास का वाटर है इतनी हीट लूज कर देता है कि वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। लिख दो यहाँ पर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन तुमने पढ़ी है ये 6th क्लास में। conversion of water vapors, conversion of water vapors into liquid is known as condensation। ठीक है, अब मैं यहाँ पर भाई हमने ये जो वेपोरेशन का पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब हमने भाई 3 स्टेट पढ़ी है, सॉलिड लिक्विड गैस। मैंने 2 स्टेट और बताई थी, एक तो हमारी प्लाज्मा स्टेट थी, दूसरी हमारी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन थी। ये 2 स्टेट है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता कर लेते हैं। देखो भाई, जो प्लाज्मा स्टेट है उसके अंदर हमारी क्या होती है, सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। ठीक है, एक्चुअल में हम करते क्या, तुमने घरों में ट्यूब देखी होगी, ये एलईडी बल्ब की बात नहीं कर रहा मैं, पहले लंबी लंबी सी ट्यूब आती थी। ठीक है, एलईडी से पहले ऐसे ऐसे करके जो हमारी ट्यूब होती थी उसके अंदर एक्चुअल में होता क्या था, उसके अंदर होती है हमारी गैस, उसके अंदर गैस भरी हुई होती है। ठीक है, अब जैसे उसमें से करंट पास होता है, करंट पास होता है तो गैस हो जाती है आयनाइज। अब ये आयनाइज वर्ड है ना, आयनाइज, ये हो जाएगा तुम्हें सेकंड सेकंड नहीं, 3rd चैप्टर में मैं क्लियर करा दूंगा, क्योंकि अभी उससे पहले आपको एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बस ये सोच लो कि भाई जो हमारा एटम होता है, बेसिकली एटम मान लो ये, उसमें एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पर, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही क्या होता है, हमारा गैस में से हम करंट पास कराते हैं, जो ट्यूब के अंदर गैस उसमें से करंट पास कराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक तरह से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ चार्ज इम्बैलेंस हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वैसे तो इक्वल होता है, लेकिन अब अनबैलेंस हो जाता है। ठीक है, अनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से गैस जो होती है उसको, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो उसको बोलते हैं आयनाइज्ड गैस। क्या बोलेंगे उसको, आयनाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, तो वो गैस जब हम करंट पास कराते हैं वो आयनाइज हो जाती है। आयनाइज होने की वजह से वो एकदम से ग्लो करती है। अब जो उसके अंदर जो मैटर है ना, वो प्लाज्मा है। उसके अंदर जो मैटर है वो क्या है, प्लाज्मा है। हमारा सन है, स्टार्स है, इतना ज्यादा क्यों वो एनर्जी हमको देते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी गैसेस आयनाइज फॉर्म में है। जैसे हीलियम और हाइड्रोजन, बेसिकली यही 2 गैस होती हैं, 2 गैस होती है बेसिकली, हीलियम और हाइड्रोजन हमारे सन के अंदर, जहां पर हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस मिलकर क्या बनाती है, हीलियम बनाती है। क्लियर है? तो भाई यही होता है हमारा स्टार्स की में इतनी ज्यादा ग्लो, इतनी ज्यादा एनर्जी का रीजन प्लाज्मा, दैट इज प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, आयनाइज स्टेट जो है वो प्लाज्मा स्टेट है, जो जिसकी एनर्जी क्या होती है, वो होती हाई होती है। ठीक है, ठीक है भाई, अब जो हमारी लास्ट स्टेज है, लास्ट मैटर स्टेट है, वो है 5th स्टेट। कौन सी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। देखो भाई, बोस और आइंस्टीन, यहाँ पर ये 2 साइंटिस्ट हैं,
सत्येंद्र नाथ बोस ये इंडिया के थे और अल्बर्ट आइंस्टीन इनसे बड़ा साइंटिस्ट आज तक पैदा नहीं हुआ। तो सत्येंद्र नाथ बोस ने सबसे पहले जो हमारी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर थी, ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, उसके बारे में इसने मतलब एक थ्योरी दी थी। ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशंस थे इनकी किसके बारे में, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। फिर आइंस्टीन ने क्या किया, आइंस्टीन ने इसको डिस्कवर किया। आइंस्टीन ने डिस्कवर किया और इसके अंदर होता क्या है, किसी गैस को हम बहुत ही कम टेम्परेचर पर कूल करते हैं, ठंडी करते हैं। क्या करते हैं, किसी गैस को हाई बहुत ही लो टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है। जिस और उस गैस की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। ठीक है, अच्छा, किसने, इंडियन फिजिक्स थे सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, और हमारे 3 साइंटिस्ट थे जिनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला, और वो तीनों कहाँ के थे, वो तीनों थे हमारे अमेरिका के। और उनके नाम क्या थे, उनके नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको इरेज करके स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। स्टूडेंट्स ये 3 साइंटिस्ट थे, इन तीनों साइंटिस्ट, ये तीनों यूएसए से बिलोंग करते हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि इन्होंने क्या किया था, ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया, बना के दिखाया। ठीक है, अब मैंने इवेपोरेशन बोला था तुमको, समझाता हूं मैं दोबारा से। सपोज करो ये हमारा वाटर है, इसको मैं गर्म कर रहा हूँ फिलहाल, एक बार वेपराइजेशन की बात करता हूँ। ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स हैं बॉयल करना स्टार्ट करते हैं, बॉयल होना स्टार्ट हो गई। अब जो ये पार्टिकल्स है ना, अपनी इतनी ज्यादा हीट एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं। ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट। ठीक है, लेकिन इसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस और इनका भी 100 डिग्री सेल्सियस, बट हीट हम लगातार इसको देते जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा ना। तो यहाँ पर भी 100 था, यहाँ पर भी 100 था। तो जो हीट दे रहे हैं वो क्या कर रही है, वो इसकी स्टेट को चेंज कर रही है। ठीक है ना। अब ये जो वेपर्स हैं, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है और जो बॉइलिंग वाटर है उसकी एनर्जी कम होती है। दोनों टेम्परेचर दोनों का 100 डिग्री सेल्सियस है, बट इनकी एनर्जी ज्यादा, इनकी एनर्जी कम है। इनकी एनर्जी ज्यादा क्यों है, क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पर हीट दे रहे हैं ना, जो इनकी स्टेट को चेंज हो रही है, वो हीट इनके अंदर स्टोर हो गई, इन पार्टिकल्स के अंदर। मान लो स्टार्टिंग में जब ये वेपर नहीं बने थे, हीट हमारी 100 थी दोनों इस वाटर के अंदर। अब जैसे ही वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, इसकी हीट तो 100 रही, लेकिन जो हम इसको हीट दे रहे हैं ना लगातार, वो हीट इनके अंदर स्टोर होगी। मान लो इनकी हीट हो गई 110, तो इनकी हीट ज्यादा हो गई वेपर की, इनकी हीट क्या हो गई, कम हो गई। इनकी हीट, इनके अंदर कितनी हीट स्टोर हुई, 10 एक्स्ट्रा। और वही हीट कौन सी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, जो इनके अंदर एक तरह से लेटेंट है, छुपी हुई है। ये हमारी लेटेंट हीट होती है। अब इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन में हमारा वाटर है, इसके पार्टिकल्स है, ये वाटर के पार्टिकल है। अब मान लो सनलाइट आकर यहाँ पर गिर रही है, तो इसके जो अपर सरफेस पर जो पार्टिकल्स है ना, उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। हमको पता है भाई, मैटर रैंडमली मूव करते हैं, मैटर के पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते रहते हैं, मोशन में होते हैं। अब जो अपर सरफेस के पार्टिकल्स है ना, वो हीट एनर्जी गेन कर लेते हैं। और वो कितनी हीट एनर्जी गेन करते हैं, जैसे इनकी 10 थी ना वेपराइजेशन के लिए, मतलब जितनी इनकी लेटेंट हीट है, जितनी वेपराइजेशन के लिए लेटेंट हीट चाहिए, उतनी हीट ये यहाँ से गेन कर लेते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने कोई एक्स्ट्रा हीट नहीं दी, ये बॉयल नहीं हुआ, नॉट बॉइलिंग। ठीक है, तो ये बॉयल नहीं हुआ, ये बॉयल हो रहा था, ये बॉयल होके वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, ये बिना बॉयल हुए वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसको हम वेपराइजेशन बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन बोलेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आप लोग क्लियर हो गया होगा कि जब कोई लिक्विड हमारा वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट बॉइलिंग, तो उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, जो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है वो फिनिश। ठीक है, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स है, आप लोगों को जिसको भी जो डाउट है क्वेश्चंस में, तो मेरे को प्लीज बता दो। ठीक है, आप लोग कमेंट करो, मैसेज करो, कुछ भी करो, मेरे को जो भी प्रॉब्लम्स है तुम्हारी कल शाम तक, परसों शाम तक मिल जानी चाहिए। अगर है तो मिल जानी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट चैप्टर पर हम लोग मूव ऑन करने वाले हैं। ठीक, अगर प्रॉब्लम्स है तो उनके रिगार्डिंग मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो।
अच्छा, वीडियो तुम्हें मेरे ख्याल से ज़्यादा गैप में मिल रही है, पर लेकिन कोई बात नहीं, भी एडजस्ट करो थोड़ा-सा, और क्लासेस भी हैं, ठीक है? कई बार और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वज़ह से नहीं बन पाती। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड वन थिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।